तो फिर लास्ट क्लास से आगे बढ़ते ना। तो कल हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देख लिया था, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा खत्म हो गया था। आज हम लोग देखने वाले एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है। हम लोग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे आज, और देखेंगे कि ये हमारा सिलसिला किस तरीके से चला, ठीक है ना। कैसे पहला मॉडल ढूंढा गया, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल मॉडल है, ये हमारा चेन किस तरीके से चला, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले अगर हम सबसे पहले मॉडल की बात करें तो वो किसका था? सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसका था? थॉमसन का था, डेल्टन्स, ठीक है। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो डेल्टन्स का था, ठीक है। और इनकी सारे पोस्टुलेट तुम लोग को याद ही होंगे लगभग, याद है ना? नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक है। दे आर इंडिविजुअल, सबसे पहला पॉइंट यही था। सेम तरह का एलिमेंट है तो सेम तरह के एटम होंगे, अलग एलिमेंट अलग तरीके का एटम होगा, ठीक है। इनको और तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये सारे इनकी स्मॉलेस्ट है पार्ट, स्मॉलेस्ट जो है कंस्टिट्यूटिंग है, ये कंस्टिट्यूएंट है, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये ना, हाँ, ठीक है। अब इसका देखो, अब इसका क्या पता चला हमें कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो कैसे हैं? दे पजेस चार्ज, कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखो, जब थॉमसन मॉडल आया तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पता था, पर न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था। न्यूट्रॉन वर अनडिस्कवर्ड, कल मैंने बताया था तुम लोग को किस तरीके से चेंज चला था। तो न्यूट्रॉन्स वर अनडिस्कवर्ड, तो जो चीज डिस्कवर ही नहीं हुआ था उसके बारे में बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल आया वो आया थॉमसन का, ठीक है। किसका मॉडल आया? थॉमसन का। थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। सबसे पहला मॉडल था इनका। इनके हिसाब से क्या था? इनके हिसाब से जो एटम है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कंपोज किया गया है, ठीक है। जो पूरा हिस्सा है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने कि जो हमारा एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के बारे में कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, इसी मॉडल को हमने क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसका सबसे पहला फीचर क्या था? इन्होंने ये बोला कि जो एटम है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से देखो, अगर अगर हम ऐसा कोई भी सिस्टम लेते हैं जिसमें क्या पॉजिटिवली चार्ज पूरा फैला हो और निगेटिव चार्ज इंबेडेड हो, तो इसका मतलब है कि जो मास है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इनका पहला बात तो ये हो गया था कि एटम जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। पर इस मॉडल में ऐसी गलती क्या रह गई थी? इस मॉडल में ऐसी गलती क्या रह गई थी कि हमें दोबारा आगे जाना पड़ा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने ये मॉडल दे दिया, ठीक है। अब इसका रदरफोर्ड है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? उन्होंने ये सोचा कि मैं इस एटम को, इस एटॉमिक मॉडल को सही प्रूफ करूंगा। सोचो, उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसको सही प्रूफ करूंगा, कि मुझे चाहिए कि मेरे जो हैं गुरु, इनका मॉडल सही प्रूफ हो जाए। पर हुआ क्या? वो मॉडल गलत प्रूफ हो गया। तो इसके बाद जो मॉडल आया वो कौन सा था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। वहां पढ़ेंगे, अब फिर देखेंगे इसमें क्या क्या गड़बड़ी है। देखो गड़बड़ी क्या क्या हो सकती है इसमें, बताओ पहले। हाँ, हाँ, इन्होंने बोल दिया एम्बेडेड है, पर हम तो जान रहे हैं दे रिवॉल्व। हाँ, हाँ, इनके हिसाब से जो मास है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली है, लेकिन हमें बाद में क्या पता चला? दे आर कंसंट्रेटेड, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं बता पाए थे, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद अपना नया मॉडल आता है, इनके बाद का मॉडल, वो कौन सा था? इनके बाद किसका मॉडल आया? रदरफोर्ड न्यूक्लियर, क्या हो गया? कुछ बोला है कोई? अच्छा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इन्होंने बताया। तो अब देखो बाबू, यहां पर हमने क्या यूज किया? ये एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसका डायग्राम तुम यहां देख सकते हो साफ साफ कैसा बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखो क्या क्या चीज यूज हुआ है। सबसे पहला, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी जहां से अल्फा पार्टिकल हमारा एमिट करे, पहला सोर्स उसका। दूसरा, एक लेड का प्लेट है, ठीक है। दूसरे बुक्स में लेड के बॉक्स के अंदर से सोर्स हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ उससे घबराना नहीं है, बस जब सोर्स से निकलेगा तो उसको लेड से होके जाना है, ये बात है, लेड प्लेट से होके जाना है, ये मैंडेटरी है। और ये कहां पे? ये जो है एक थिन गोल्ड की फॉइल है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का स्क्रीन है या फिर फोटोग्राफिक प्लेट है हमारा, ठीक है। जहां पे स्ट्राइक हो तो हमें ग्लो दिखाई दे और हम समझ पाए अच्छा यहां पे पार्टिकल हिट किया। ये इनका सेटअप था, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बीम को पास किया,
ठीक है। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल के बीम को पास किया तो इन्होंने क्या देखा, देखो कि जो मैक्सिमम जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। और सीधे निकल गए मतलब क्या क्या पता चला इससे, कि बहुत सारे हिस्से में तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखा। जबकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड था तो डिफ्लेक्शन तो दिखना चाहिए था, या तो नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन दिखा यहाँ पे डिफ्लेक्शन, एकदम डिफ्लेक्शन नहीं दिखा पूरी तरीके से। लेकिन इन्होंने दूसरा क्या देखा कि कुछ जो पार्टिकल थे वो हल्के फुल्के डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए। और डिफ्लेक्शन कहां होगा, अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब वहां कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और वो उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, क्योंकि देखो वो क्या हो रहा है, बहुत ही थोड़े बहुत पार्टिकल जो वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, थोड़े बहुत ही डिफ्लेक्ट हो रहे थे ना। और इन्होंने तीसरा कंक्लूजन ये पाया कि 20,000 में से कोई एक सीधे वापस आ जा रहा है, कह रहा है सॉरी अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, वो सीधे वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से एविडेंस हमें यह मिला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा हिस्सा इन कंपेयर टू दैट ऑफ द होल एटम, ठीक है। बाकी और जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है ओवर दैट न्यूक्लियस, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। और बाकी सारे एरिया क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, इनके एक्सपेरिमेंट्स हमें ये पता चला, ठीक है। अब यहां पर देख लो अल्फा पार्टिकल का सोर्स यूज किया है, ये लेड वाली प्लेट क्यों यूज की है बताओ, ये लेड की प्लेट क्यों यूज की गई यहां पर, क्या चीज, इन बीम प्रोड्यूस करेगा, अच्छा अच्छा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और कोई, और कोई, चलो। तो जब सोर्स जो अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर रहा है वहां पर हमें अल्फा के साथ बीटा पार्टिकल भी मिलेंगे, अल्फा के साथ साथ बीटा पार्टिकल भी एमिट होंगे, ठीक है। और जब अल्फा बीटा दोनों जाएगा तो हमारे पास प्योर अल्फा पार्टिकल नहीं रहेंगे वहां पर, जो हमारे पार्टिकल जा रहे होंगे अल्फा और बीटा दोनों होंगे, तो दे एक्ट एज अ छन्नी, छन्नी जानते हो, तो दे जस्ट सेपरेट आउट दिस बीटा पार्टिकल्स, इनको हटा देते हैं, ये इनको बीटा पार्टिकल को ये पार नहीं होने देते हैं, और हमें क्या मिलता है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये लेड की प्लेट यूज करते हैं, बीटा पार्टिकल, हाँ बीटा हाँ पार्टिकल, उनको इलेक्ट्रॉन ही समझो, ठीक है। अभी जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे ना तो वहां पर अल्फा बीटा गामा सब पढ़ाएंगे, हाँ हाँ। दोनों की वेलोसिटी कहाँ सेम रहेगी, वेलोसिटी नहीं सेम रहेगी ना, फिर यहीं पर बात खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये हो गया, आ जाओ, ठीक। अब गोल्ड फॉइल, यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्ड फॉइल, और कहीं लिखा होगा यहाँ के थिन गोल्ड फॉइल, देखो ये थिन गोल्ड फॉइल, तो ये थिन गोल्ड फॉइल क्यों, बहुत अच्छी बात है, हम पूछे क्यों, अच्छा नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो, गोल्ड इज अ, गोल्ड की प्रॉपर्टी की मेलेबल है, ठीक है, इससे तुम उसको थिन शीट बना सकते हो, पर थिन शीट बनाना क्यों है, हम ही तो ये पूछ रहे हैं, इसको, अरे बोलो तो पहले, अच्छा बस इसीलिए, अच्छा नहीं अब देख लो, हमको चाहिए क्या, देखो अरेंजमेंट थोड़ा समझना मेरा, मान लो अगर हम गोल्ड फॉइल को बना रहे हैं, ठीक है, गोल्ड फॉइल को बना रहे हैं, तो ये हमारा गोल्ड फॉइल है, समझ सपोज करो, ठीक है ना ये, अरे उसके एटम्स हैं यार, अब गोल्ड क्या चमकता ही रहेगा, ठीक है ना, ये उसके एटम्स हैं। अब देखो जितना ज्यादा एटम्स रास्ते में पड़ रहे हैं, जितने ज्यादा एटम्स रास्ते में पड़ेंगे और अल्फा पार्टिकल रे हमारी पास करेगी, ठीक है, उतने ज्यादा डिफ्लेक्शन के चांस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होगा। हमको हमारा टारगेट क्या है कि हम मोनोलेयर बनाए, क्या बनाए, मोनोलेयर, और मोनोलेयर कब बन पाएगा, जितनी पतली शीट होगी चांसेस ये होगा कि वहां पे मोनोलेयर एटम प्रेजेंट है, चांसेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गोल्ड को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, तो ये बात है, उससे हमें ये करना है, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं जी, अभी तो पता चल गया ना, ठीक है। फिर यहां से ये
पास होगा तो अब हमें जो चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत में? कोई दिक्कत है? ठीक, चलो। तो यहां से बाबू हमें क्या क्या पता चल गया? यहां से हमें किसके किसके बारे में पता चला? यहां से हमें पता चला न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। और मैंने क्या बोला, यहां से हमें ऑर्बिट के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, ऑर्बिट के बारे में ना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस वो जगह जहां पर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और इसके अराउंड क्या हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां पर? हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, रिपल्शन इज द मेन रीजन। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा जो ये, जैसे मान लो दो मैग्नेट को, भारी भारी मैग्नेट को अपने पास लाओ, ठीक है ना, और दोनों सेम पोल्स के हैं, ठीक है। फेंको एक की तरफ एक, देखो कब वो टकराता है। टकराएगा? क्यों? उससे पहले ही जो चार्ज होंगे वो रिपेल कर देंगे। तो मास की तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगी, क्योंकि मास की वजह से वो इधर उधर जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट फर्स्ट, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा? पहले रिपल्शन मिल जाएगा, तो मास से टकरा के नहीं हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू दिस चार्जेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलो अब देख लो, ये हो गया। तो यहां से हमें ये सारी चीजें पता चल गई। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैसे जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू, ठीक है ना। तो ये यहां से इतनी सारी इंटरप्रिटेशन हमें मिला। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई और सवाल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़े हो? हाँ, अगर अपोजिट चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा? दोनों चार्ज बॉडीज है। चलो एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, प्लेनेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं। वहां आप ग्रेविटेशनल फोर्स है, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? फोर्स, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? ठीक है, जब इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक से बदलते हो तो क्या करते हो? ठीक है ना, सेम चीज है, बस यहाँ पे चार्जेस है, चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बस यही चीज तो है। शांत रहो, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई? कोई और दिक्कत है पूछ लो, कोई और दिक्कत है? कोई सवाल मन में? हाँ, पहले बात तो वो न्यूक्लियस से लड़ेगा नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन बाहर घूम रहा है बाबू, न्यूट्रॉन कहां पाया जा रहा है? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उससे लड़ने के चांस कहां आ गए? कौन एक पास होगा? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ा जाए? और कोई सवाल तो नहीं है? चलो अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करते हैं। चलो तो अब देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैसे बताओ तो मुझे, एटॉमिक नंबर क्या होता है?
चलो, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते किससे हैं? एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ये हमारा पहला केस होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। या फिर लिख सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हर केस में नहीं, बस क्लॉज एक है कि एटम शुड बी न्यूट्रल, यानी कि इन न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। और देखो और कहीं पर भी अगर लगाना हो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है देखियो ना कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन निकालना इज रिलेटिवली इजियर, वे इजियर, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यहां से हम किसके बारे में जान गए? एटॉमिक नंबर के बारे में समझ गए। एटॉमिक नंबर अब क्या आता है? मास नंबर। अब है दूसरा मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स आर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं? ए से, ठीक है। और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग मास नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, अरे नहीं होता, वो उस दिन बताया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर एक नहीं होता है, ठीक है। उसमें फर्क हो सकता है बिकॉज दैट इज द रिलेटिव, डिपेंड्स ऑन द आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस कितना है उसके बेसिस पे उसका आरएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मास नंबर इज अ, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक एक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पर एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल 35.5, ठीक है, होता है ना। तो इसलिए वहां पर जो है एवरेज होता है वो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का, ठीक है। तो वहां से हम निकालते हैं उसको। चलो अब देख लो इसको, तो हम लोग निकाल लिए ना इसको, मास नंबर भी जान गए और एटॉमिक नंबर भी जान गए, ठीक है। अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है जो हम लोग देखेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं किस पे? आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? वाटर आइसोटोप्स, तुम बाबू हम आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ो, हम बहुत क्लास आगे आ गए हैं। नहीं याद आ रहा है? चलो बताओ। नहीं मालूम? रेड हाउस, खून दे के आओ क्या? खून दे के आए हो क्या? तुम ही से पूछ रहे हैं, खून दे वैसे ही करते हैं ना ऐसे। बताओ जी, नहीं पता तुमको भी? तुम बताओ। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सुन लो इधर, आइसोटोप्स में क्या होगा बाबू? पहले Z जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बट A क्या होगा? डिफरेंट होगा। हाँ, कैसे लिखते हैं भी देख लो। मान लो दिक्कत है, कोई मान लो एलिमेंट ले लो X, एलिमेंट को X ले लो, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग क्या लिखोगे? Z और ऊपर लिखोगे A, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग समझ लेना कि किसका कहां पर एटॉमिक नंबर लिखा है, कहां पर मास नंबर लिखा है, ठीक है ना। अब यहां से देख लो, Z जब सेम होगा और A डिफरेंट होगा तो इस केस में हमारा आइसोटोप बनेगा, ठीक है। अब आइसोटोप सबसे पहला कौन सा बाबू? कार्बन के आइसोटोप की बात कर लेते हैं। चलो, कार्बन के कितने आइसोटोप्स नोन है? कितने हैं? 3 है। नोन की बात किया मैंने, नोन मतलब जो अब तक हम जान रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं? 3 है। कार्बन 612, 613 और 614, ठीक है ना। कोई दिक्कत में नहीं है। चलो, तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो, कॉपी में फाइंड आउट करो, हम देखते हैं।
ठीक है, मैं जिससे पूछता हूँ वो बोलता है। बताओ। पीस आउट। यस। नहीं मालूम। बताओ तुम। सेम। पाकिस्तान से हो क्या? नहीं, इंटरव्यू होता है तो विराट कोहली बोल देता है पूरा अच्छे तरीके से। वो बोलता है माई आंसर इज ऑल्सो द सेम। वही वाला है क्या? इसमें बताओ। कितने? इस वाले में कार्बन 14 में कितने? 8। चलो, अब जिससे बोलूंगा सिर्फ वो बताएगा। बताओ इसमें कितने? किस साइड? 20 है ना? तो निकल जाएगा ये। कैसे निकालोगे? अभी ऊपर ही फॉर्मूला बताया ना, यहाँ पर देख लो। यहाँ पे माइनस करके निकाल लेना, ठीक है ना, काम हो जाएगा यहाँ से। चलो, ये आइसोटोप्स हो गए। और कौन कौन से आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसमें एक भी न्यूट्रॉन ना हो, सबसे पीछे न्यूट्रॉन ना हो। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप? प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया? आइसोटोप्स मिल गए। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स देख लो, ठीक है ना। तो ये हमारे तीनों आइसोटोप्स हो गए।